हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बी फार्म 8th सेमेस्टर का सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी सब्जेक्ट का यूनिट 2 इबोला वायरस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम, इटियोलॉजी, स्पेसीज, पैथोफिजियोलॉजी एंड प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल ऑफ इबोला वायरस। तो फ्रेंड, साथ में नोट बना लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करेंगे इबोला वायरस क्या होता है। इबोला वायरस एक बहुत फेमस और डेंजरस वायरस है। जैसे पहले जिस टाइम पे इबोला वायरस आया हुआ था उस टाइम पे अगर किसी से पर्सन से पूछा जाता था कि कौन सा वायरस की वजह से बीमारी होता है, डिजीज होता है, तो सब लोग एक ही वायरस का नाम बोलते थे जो इबोला वायरस है। तो इट इज अ इन्फेक्शस डिजीज और कंटाजियस डिजीज। जो इबोला वायरस है ये इन्फेक्शस डिजीज और कंटाजियस डिजीज बोला गया है क्योंकि इबोला वायरस एक पर्सन से दूसरा पर्सन में फैल जाता है, इसीलिए इसको इन्फेक्शस डिजीज और कंटाजियस डिजीज बोला गया है। इन 1976 इबोला फर्स्ट अपीयर इन टू सिमुल्टेनियस आउटब्रेक इन सूडान एंड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो इबोला वायरस है ये सबसे पहले 1976 में दो कंट्री में एक साथ देखा गया था, एक सूडान और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक रिवर है, उसी रिवर का नाम है इबोला और रिवर के साइड में एक गांव है, उसी गांव के अंदर सबसे पहले इबोला वायरस अपीयर हुआ था, इसीलिए इस वायरस को नाम इबोला पड़ा। इट्स कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, बॉडी एक, डायरिया एंड ब्लीडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। इबोला वायरस का कॉमन सिम्टम्स है फीवर होना, बॉडी में पेन होना, डायरिया, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर ब्लीडिंग होना। इबोला वायरस डैमेज द इम्यून सिस्टम एंड ऑर्गन। जो इबोला वायरस है वो इम्यून सिस्टम और ऑर्गन का भी डैमेज कर देता है। और वो कैसे करता है हम आगे चल के जब पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इबोला वायरस कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। इबोला वायरस स्प्रेड्स थ्रू द बॉडी एंड अल्टीमेटली रिड्यूस द लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग सेल। जैसे इबोला वायरस हमारे बॉडी के अंदर फैलता है तो ब्लड क्लॉटिंग जो सेल प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस कर देता है, उसको डैमेज कर देने का काम करता है इबोला वायरस। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसका नाम है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, लेबाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, हैजमैन फैक्टर। ये कुछ हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग सेल है जो जब भी हमारे बॉडी में कोई इंजरी होता है तो ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए। इबोला के कंडीशन में क्या होता है, जो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ये डैमेज हो जाता है। जब डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग सेल। जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग सेल डैमेज होता है तो लीड टू सीवियर एंड अनकंट्रोल ब्लीडिंग। सीवियर एंड अनकंट्रोल ब्लीडिंग होता है हमारे बॉडी से, क्योंकि ब्लड को रोकने के लिए जो सेल प्रेजेंट होता है बॉडी में वही क्या हो जाता है, इस कंडीशन में डैमेज हो जाता है। द मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू दिस वायरस इज अप टू 90% ऑफ द पीपुल हु आर इन्फेक्टेड। इस वायरस से जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है जिसका 90% मरने का चांस होता है और 10% बाँचने का चांस होता है। तो इसीलिए इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है वो 90% है। वायरस कंटेन DNA और RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। जितना भी प्रकार का वायरस होता है कि तो उसमें RNA होगा कि तो DNA होगा, लेकिन बट इबोला वायरस कंटेन RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो इबोला वायरस है वो RNA को कंटेन किया होता है। दैट्स वाई इबोला वायरस इज ऑल्सो नॉन एज रेट्रोवायरस। इसीलिए इबोला वायरस को रेट्रोवायरस भी बोला जाता है। रेट्रोवायरस क्या होता है कि वो वायरस जिसमें RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल हो वैसा वायरस को रेट्रोवायरस बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इबोला वायरस डिजीज। कैसे इबोला वायरस ट्रांसमिट होता है एक जीव से दूसरा जीव में। तो सबसे पहले बैट से, चमगादड़ से इबोला वायरस फैलता है। जब चमगादड़ फल फ्रूट को खाता है और वो फल फ्रूट को जब हम लोग खाते हैं तो इबोला वायरस हम लोगों को बॉडी में भी फैल सकता है। इसी प्रकार से
चमगादड़ से चिंपैंजी के अंदर भी फैल सकता है, मंकीज के अंदर फैल सकता है। कहने का अर्थ जो इबोला वायरस है ये 2 और 2 से ज़्यादा जीवों में फैल जाता है, इसीलिए इसको जूनोटिक डिजीज भी बोला जाता है। जूनोटिक डिजीज क्या होता है? वो सारे डिजीज जो 2 या 2 से ज़्यादा जीव में फैलता हो, वैसा डिजीज को जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। अब हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि इबोला वायरस कैसे पर्सन टू पर्सन फैलता है। तो थ्रो ओपन वुंड ऑन द स्किन, कहने का अर्थ कोई पर्सन में इबोला वायरस है और उसके स्किन के सरफेस पे कोई वुंड है, कोई घाव है, जैसे हेल्दी पर्सन उसको टच करेंगे तो इबोला वायरस उस पर्सन से, जो हेल्दी पर्सन है, उसमें फैल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टचिंग सिक और डेड एनिमल। अगर कोई एनिमल इबोला वायरस से संक्रमित है या इबोला वायरस की वजह से डेड हो गया है तो उसको जब हम लोग टच करेंगे तो उसके वजह से भी इबोला वायरस फैल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टचिंग अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ इबोला। अगर कोई पर्सन इबोला से इन्फेक्टेड है और जैसे हम उसके बॉडी में टच करेंगे या हैंड शेकिंग करेंगे तो इबोला वायरस फैल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टचिंग द वोमिट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसका वोमिट को जब हम लोग टच करेंगे तो इसके वजह से भी इबोला वायरस फैल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टचिंग द फीसेस और यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस और यूरिन को टच करने की वजह से इबोला वायरस फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इसके वजह से भी इबोला वायरस फैल सकता है। शेयरिंग फूड विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन में इबोला वायरस है और जैसे हम उसके साथ फूड को शेयरिंग करेंगे, साथ में खाएंगे, तो इसके वजह से भी इबोला वायरस फैल सकता है। टचिंग द बेडिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन को बेड को टच करने से भी इबोला वायरस फैल सकता है। टचिंग द क्लॉथेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन को क्लॉथ को टच करने से भी हमारे हाथ में इबोला वायरस आएगा और वो इबोला वायरस जैसे हमारे बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो इबोला वायरस हमारे बॉडी में भी इंटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इबोला वायरस फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट को शेयरिंग करने से भी इबोला वायरस फैलता है। तो इस प्रकार से इबोला वायरस एक जीव से दूसरा जीव में और एक पर्सन से दूसरा पर्सन में फैलता है। अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ इबोला वायरस। जैसे हमारे बॉडी में इबोला वायरस इंटर होता है तो फर्स्ट वीक में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता है, इसीलिए लिखा हुआ है नो एनी सिम्टम्स ऑफ इबोला वायरस आर अपीयर इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कोई भी सिम्टम्स नहीं देखा जाता है, लेकिन जैसे 7 से 9 दिन होता है तो हेडेक, फैटिग, फीवर, सोर थ्रोट जैसा सिम्टम अपीयर होता है। और जैसे 10 दिन होता है, जैसे जैसे डेट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सिम्टम्स सीवियर होते जाता है। तो जैसे 10 दिन होगा तो सडन हाई फीवर, वोमिटिंग ब्लड, पैसिव बिहेवियर, डायरिया, और जैसे 11 दिन होगा ब्रूसिंग, ब्रेन डैमेज, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड माउथ, एंड जैसे 12 दिन होगा तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश होने लगता है, सीजर्स, बॉडी कांपने लगते हैं, मैसिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग। कहने का अर्थ क्या हुआ कि बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नली ब्लीडिंग होता है, क्योंकि इबोला वायरस हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो ब्लड क्लॉटिंग सेल होता है उसी को डैमेज कर देता है। जब डैमेज करता है तो इंटरनली और एक्सटर्नली कोई इंजरी होता है तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है, तो जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसीज ऑफ इबोला वायरस। फर्स्ट स्पेसीज है इबोला वायरस, जिसको जियर इबोला वायरस स्पेसीज के नाम से जाना जाता है। सूडान वायरस, टाई फॉरेस्ट वायरस, बंडी बुग्यो वायरस, रेस्टन वायरस, बोम्बली वायरस, ये कुछ स्पेसीज हुआ इबोला वायरस का। तो अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इबोला वायरस। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इबोला वायरस हमारे बॉडी के अंदर कैसे इनिशिएट होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे डेवलप होता है, तो उसको हम यहाँ पे स्टेप वाइज देखेंगे। तो प्रीवियसली दिस इन्फेक्शन वाज नोन एज इबोला हेमोरेजिक। इबोला वायरस replicate very efficiently in many cell, producing large amount of virus in monocyte, macrophage, dendritic cells and other cell। हमारे बॉडी में जो मोनोसाइट, माइक्रोफेज, डेंड्रिक सेल्स एंड अदर सेल कहने का जो लिवर सेल है, इस सेल के अंदर इबोला वायरस बहुत तेजी से अपना नंबर को इंक्रीज करता है, रेप्लिकेट करता है। तो मैक्रोफेज आर द फर्स्ट सेल इन्फेक्टेड विथ
द इबोला वायरस। इबोला वायरस सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोफेज सेल प्रेजेंट है इसी को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्टेड माइक्रोफेज लीड टू प्रोग्राम सेल, और ये माइक्रोफेज हमारे बॉडी के अंदर प्रोग्राम सेल डेथ करता है, जिस कंडीशन को एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट सेल है वो सबसे ज़्यादा उस सेल का डेथ होता है। लिम्फोसाइट सेल को इम्यून सेल भी बोला जाता है, और जैसे इम्यून सेल का डेथ होता है तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो इबोला वायरस है वो इम्यून सिस्टम और ऑर्गन को डैमेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इबोला वायरस हमारे बॉडी के कैसे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। अब देखते हैं, जब लिम्फोसाइट जब डेथ होगा हमारे बॉडी के अंदर तो लो कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट इन द ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट का जो कंसंट्रेशन है, लिम्फोसाइट का जो नंबर है, अमाउंट है, वो कम हो जाता है, और इंडोथेलियल सेल्स इन्फेक्टेड विथ 3 days आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस। जैसे वायरस इंटर होता है बॉडी के अंदर, उसके 3 दिन के बाद इंडोथेलियल सेल इन्फेक्ट हो जाता है। आउटर लेयर ऑफ वायरस कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। जो इबोला वायरस है उसका आउटर लेयर ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन जब इंडोथेलियल सेल पे एक्यूमुलेट होता है तो इंडोथेलियल सेल इन्फेक्ट होता है, इंडोथेलियल सेल डैमेज होता है, जिसके वजह से लीड टू ब्लड वेसल इंजरी। ब्लड वेसल में इंजरी हो जाता है, और जब ब्लड वेसल इंजरी होता है तो ब्लीडिंग होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस कॉजेज लिवर डैमेज। इसके वजह से लिवर डैमेज होता है, लीडिंग टू इम्प्रॉपर क्लॉटिंग, और लिवर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, वो भी डैमेज हो जाता है। जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही डैमेज हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर तो दिस लीड टू ब्लीडिंग, उसके वजह से ब्लीडिंग होता है, और जिसको इबोला हेमोरेजिक भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से इबोला वायरस हमारे बॉडी के अंदर इनिशिएट होता है और इफेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इबोला वायरस। कहने का अर्थ इबोला वायरस को कैसे फैलने से रोक सकते हैं, और किसी ने इबोला वायरस से संक्रमित है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फॉलोइंग आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इबोला वायरस इज गिवन बिलो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ पीपुल विथ साइन एंड सिम्टम्स सच एज हाई फीवर, रेड आई, वोमिटिंग, स्टोमक पेन। अगर किसी पर्सन में इस प्रकार का सिम्टम अपीयर होता है तो उस पर्सन को कांटेक्ट में हम नहीं रहेंगे, उस पर्सन से दूर रहेंगे। तो इसके वजह से हम इबोला वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम बैट्स, मंकीज एंड एनिमल दैट आर डेड। हम क्या करेंगे, जो बैट्स है, जो चमगादड़ है, उससे दूर रहेंगे। मंकी एंड जो डेड एनिमल है उसके हम टच में नहीं आएंगे, उसके टच से हम दूर रहेंगे। तो इस प्रकार से भी हम इबोला वायरस को प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एवॉइड हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग एवॉइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वॉश योर हैंड्स विद द वाटर एंड सोप। वाटर और सोप से हैंड को वॉश करेंगे तो इसके वजह से भी इबोला वायरस को प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली। हैंड को बार बार वॉश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एवॉइड ईटिंग विल्ड एनिमल मीट। जितना भी जंगली एनिमल होता है उसको मीट को खाने से हम एवॉइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर। अगर किसी पर्सन को इबोला वायरस हो भी गया है तो उसको हमारे टच से अलग रखेंगे, मास्क लगाने के लिए बोलेंगे, हाथ सैनिटाइज करने के लिए बोलेंगे, क्वारंटाइन में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम इबोला वायरस को फैलने से प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीन लगाने के लिए सजेस्ट